बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वो मायूस होकर अपने मामूल और ताबेदार काशिफ जमाल के पास आई। फिर उससे पूछा, सोनिया का कुछ सुराग मिला? नो मैडम, मैं जिस नर्स को रिश्वत देकर सोनिया की निगरानी करवा रहा था, उस नर्स के ख्यालात ने बताया है कि वो बेख्तियार मुझसे मिलने के लिए उस बंगले में आई थी जहां मैं मैडम सोनिया के साथ रहता था। तुमने सही वक्त पर मुझे वो बंगला छोड़ देने का हुक्म दिया था और मैं वहां से चला आया था। अगर वहां रहता तो फरहाद और इसके टेलीपैथी जानने वाले मुझ तक पहुंच जाते। वो बोली, फरहाद अब तेजी दिखा रहा है, उस अस्पताल तक पहुंच गया है जहां सोनिया ज़ेरे इलाज थी। वो जल्दी उसे ढूंढ निकालेगा। उसने अचानक ही मुझ पर एक हमला किया है। कमबख्त ने अल्पा को मुझसे छीन लिया है। काशिफ जमाल ने हैरानी और बेयकीनी से पूछा, ये क्या कह रही हो? अल्पा तुम्हारे हाथ से कैसे निकल गई? जैसे भी निकल गई, अपनी नाकामी का जिक्र करना अच्छा नहीं लगता। क्या फरहाद की चालबाजी तुम्हारी समझ में आ रही है? मैं नादान नहीं हूँ, ये देख रही हूँ कि पहले वो मुझे हर तरफ से नकारा बना रहा है, मुझे कमजोर कर रहा है, फिर अचानक ही कहीं आकर मुझे दबोच लेगा। तुम्हारी यही तदबीर बेहतर है कि न्योमी क्रिस्टल की जो पर्सनैलिटी है, जो वजूद है, उसे आर्जी तौर पर गुम कर दो। मैडम सोनिया की हैसियत से जिंदा रहो। इस तरह कामयाबी से रोपोश रहकर देखती रहोगी कि फरहाद तुम्हारी मौत का यकीन कर रहा है या नहीं, और अगर यकीन हो चुका है तो आइंदा क्या करने वाला है और किस तरह सोनिया तक पहुंचने वाला है। 2 घंटे बाद मुझे फरहाद के सामने अपनी मौत का ड्रामा प्ले करना है। उससे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि वरदान क्या कर रहा है और वो अपने मामलात में किस तरह फरहाद से निमट रहा है। काशिफ जमाल ने कहा, वो बच्चा तो बहुत ही अजीबोगरीब साबित हो रहा है। अब तक किसी के हाथ नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। मैं सोनिया के मामलात में उलझी हुई हूँ। फिर एक नया सदमा पहुंचा है कि अल्पा हाथ से निकल गई, इसलिए मैं अदनान की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रही। उसने फोन के जरिए वरदान के अलाकार से कहा, अपने बॉस को फोन करो और उसे अपने दिमाग में बुलाओ, मैं 1 मिनट बाद आऊंगी। वो 1 मिनट बाद वहां पहुंची तो वरदान मौजूद था। उसने पूछा, तुम पिछले कई घंटों से लापता रही हो, फोन के जरिए या किसी अलाकार के जरिए राब्ता नहीं किया, आखिर क्या करती फिर रही हो? मैं अपनी नाकामियों का मातम करती फिर रही हूँ। पहले सोनिया मेरे हाथ से निकल गई और अब अल्पा भी निकल गई है। पहले वाला फरहाद एक्शन में आ गया है। तुम मेरे पास चली आओ, मेरे पास खुफिया पनागाहें बहुत हैं। तुम जहाँ कहोगी मैं उस बंगले की चाबियां तुम्हें दे दूंगा, वहाँ राजदारी से हमारी मुलाकातें हो सकेंगी। न्योमी हंसने लगी। उसने पूछा, क्यों हंस रही हो? तुम्हारी खुफिया पनागाह भी खूब है कि तुमसे पहले फरहाद वहाँ पहुँच जाता है। तुमने ये बताया था कि शिवानी को नेपाल वाले किसी बंगले में ले गए थे, वहाँ फरहाद अचानक ही तुम्हारी मौत बनकर पहुँच गया था। बस किस्मत अच्छी थी कि बच निकले। वो हंसते हुए बोली, दूसरी बार तुमने नाकोफ को दार्जिलिंग वाले खुफिया बंगले में भेजा, फरहाद ने वहां पहुंचकर उसका काम तमाम कर दिया। अगर तुम वहां होते तो क्या अब तक यूं सांसें लेते रहते? तुम दुरुस्त कह रही हो, फरहाद कुछ ज्यादा ही तेजी दिखा रहा है। मैंने जुड़वा बहनों में से एक को अगवा किया है, उसे भी एक खुफिया बंगले में पहुंचाया है, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? शायद फरहाद को मेरी इस खुफिया पनाह का कभी पता चल गया है। वो वहीं कहीं आसपास है, मेरा इंतजार कर रहा है। मैं नबीला के पास जाऊंगा तो वो मुझ पर जरूर जानलेवा हमला करेगा। तुम्हारी पसंद की तमाम गैर मामूली औरतें हाथ से निकल चुकी हैं, अब वो जुड़वा बहनें रह गई हैं। मेरा मशवरा है, जिस बहन को भी तुमने अगवा किया है उसके करीब अभी ना जाओ, बल्कि कभी ना जाओ। हो सके तो अपनी रिहाइशगाह बदलते रहो। तुम्हारे लिए वो बच्चा अहम है, उसे तलाश करो। मुझे उसका सुराग मिल गया है। मेरे गुरुदेव प्रभु दयाल शंकर ने बताया है कि वो एक औरत के साथ मुंबई में है। मैं कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाऊंगा, उसे जरूर कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा। तुम भी वहीं उसे तलाश करो, शायद हमें कामयाबी नसीब हो जाए। मैं फिलहाल ना उसे तलाश करूंगी और ना ही किसी दूसरे मामले में मसरूफ रहूंगी। क्या तुम मायूस हो रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं कमजोरी महसूस कर रही हूँ, इसलिए ख्याल खानी के मूड में नहीं हूँ। क्या तुम बीमार हो? न्योमी ने कुछ सोचा, मकारी से मुस्कुराई, फिर बोली, बीमारी समझो, दरअसल मैं बहुत ऊंची सीढ़ियों से गिर पड़ी थी, सख्त चोटें आई हैं, डॉक्टर ने भरम पट्टी की है, अब जरा आराम कर रही हूँ। ये सुनते ही वरदान ने ख्याल खानी की छलांग लगाई। उसके अंदर पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली, फिर हंसने लगी। वरदान ने जीम कर पूछा, क्यों हंस रही हो? ये मालूम होते ही कि मैं जख्मी हूँ, ख्याल खानी की लहरों को अपने अंदर रोक नहीं पाऊंगी। तुम फौरन उछल कर चले आए। हाय, मुझे ट्रैप करने का क्या खूब सुनहरी मौका था। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो तुमसे फोन पर बातें कर रहा हूँ। क्या अभी किसी ने तुम्हारे अंदर आने की कोशिश की थी? वो हंसते हुए बोली, छोड़ो इस बात को। तुमने कोशिश की हो या किसी और ने की हो, उसके मुंह पर जूता पड़ चुका है। जो मेरे कांधों पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं, मैं ऐसे दोस्तों को खूब पहचानती हूँ। ओके सो फार। उसने राब्ता खत्म कर दिया।
वरदान ने नागवाली से अपने फोन को देखकर उसे ऑफ किया, फिर सोचने लगा उसका वक्त टेलीपैथी जानने वाली से मुझे क्या फायदा पहुंच रहा है। ये बहुत चालाक है, मुझे अपने अंदर पहुंचने का कभी मौका नहीं देगी। उसने जब से नियोमी को दोस्त बनाया था तब से अपने नफा नुकसान के बारे में सोचने लगा। मेरा नुकसान ये है कि वो बातों ही बातों में मेरे बहुत से मामलात को अंदर तक समझ लेती है। मेरा फायदा ये है कि वो मेरे दुश्मनों के बारे में बाज़ औक़ात अहम मालूमात फराहम करती है। दोस्त बनाए रखने का एक फायदा ये भी है कि उसने अब तक मुझसे किसी तरह की दुश्मनी नहीं की है। कभी कभी नियोमी की जहानत और जालबाजी उसे गुस्सा दिलाती थी और अंदेशों में मुब्तला कर देती। अभी थोड़ी देर पहले उसने बड़ी चालाकी से उसे उल्लू बनाया था और अपने दिमाग में पहुंचने का मौका दिया था। इस तरह वो समझ गई थी कि जब भी जख्मी होगी या किसी वजह से दिमागी तौर पर कमजोर होगी तो वो फौरन उस पर कब्जा जमाने के लिए पहुंच जाएगा। ये बात तो सभी टेलीपैथी जानने वालों को मालूम है कि वो जरूरत के वक्त एक दूसरे के काम आते हैं, दोस्ती निभाते हैं, लेकिन जब भी किसी के दिमाग में पहुंचकर उस पर कब्जा जमाने का मौका मिलता है तो वो उस मौके को हाथ से जाने नहीं देते। उसने झुंझुलाकर सोचा, मैं क्यों ख्वाम नियोमी के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे अदनान के बारे में सोचना चाहिए कि मुंबई में वो कहाँ होगा। वरदान मुंबई पहुंच गया था। ये बात मोटी सी अकल से भी समझ में आती थी कि वो जिस औरत के साथ भटक रहा है वो किसी शहर में मकान खरीद कर नहीं रहेगी, या तो किसी छोटे बड़े होटल में रहेगी या उसने कोई छोटा बड़ा मकान किराए पर लिया होगा। वो नहीं जानता था कि अदनान को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली अर्चना दौलतमंद है या गरीब है। उसे किसी बड़े होटल में ले जाएगी या उसके साथ किसी छोटे से होटल में होगी। वो पहले महंगे होटलों में उन्हें तलाश करने लगा। कई घंटों तक तलाश करते रहने के बाद अदनान तो नजर नहीं आया, लेकिन एक पार्क में शिवानी नजर आ गई। वो बोरिस के साथ मुंबई आ गई थी। उसका ख्याल था कि बेटा कहीं बच्चों के पार्क में भी खेलता कूदता नजर आ सकता है, लिहाजा वो उसे वहां तलाश कर रही थी। वरदान ने उसे दूर ही से पहचान लिया। उसने एक बार इसे नेपाल में बुलाया था, वहां अपने एक खुफिया बंगले में उसे बहुत करीब से देख चुका था, इसलिए देखते ही पहचान लिया, लेकिन शिवानी उसे ना पहचान सकी। वरदान इस वक्त एक आलिम फाजिल पंडित के भेष में था। गेरवे रंग का लिबास पहने हुए था, चेहरे पर दाढ़ी मूंछें थी, आंखों पर ऐनक लगाए हुए था। आर्जी मेकअप के जरिए चेहरे पर मामूली सी तब्दीलियां की थीं। वो उसे देखते ही पहचान न सकी, सामने होते ही ठिठक गई, क्योंकि वो अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो एक कदम पीछे हट गई। उसने नागवारी का इजहार नहीं किया, क्योंकि वो हुलिये से पंडित दिखाई देता था। उसने दोनों हाथ जोड़कर सर को झुका लिया। वरदान ने आशीर्वाद देने के लिए उसके सर पर हाथ रखा, फिर आवाज बदलकर भारी भरकम लहजे में कहा, तुम बहुत परेशान है, अपनी खोई हुई चीज तलाश कर रही है। उसने चौंक कर सर उठाया, उसे देखा, फिर कहा, जी हाँ पंडित जी, आप अंतर्यामी हैं, मेरी कोई सहायता करें। हम तेरी परेशानी को जानते हैं, कोई ऐसी वैसी मामूली चीज गुम नहीं हुई है। तेरे कलेजे का टुकड़ा तुझसे अलग हो गया है और तू ममता की मारी दिन रात रोती रहती है, उसे ढूंढती रहती है। वो मुतासिर होकर झुक गई, उसके पाँव छूने लगी। वो दोनों बाजू पकड़कर उसे उठाते हुए सोचने लगा, क्या भरे भरे बाजू हैं, कैसा गदराया हुआ बदन है। साली हाथ में नहीं आती है, देखता हूँ कैसे नहीं आएगी। उसने तसल्लियां देने के अंदाज में उसकी पुश्त को सहलाते हुए कहा, तुम बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है, तुझे कोई एक चीज मिलती है तो दूसरी गुम हो जाती है। शिवानी ने उसे सवाली नजरों से देखा। वो बोला, तेरा पति तुझे मिला तो बेटा गुम हो गया। वो जल्दी से असबात में सर हिलाने लगी। उसने कहा, दोनों रिश्ते अहम हैं, तेरा पति देव भी और तेरा बेटा भी, लेकिन तेरे भाग में लिखा है यहाँ तो बेटा मिलेगा या पति देव। वो परेशान होकर बोली, ये मेरे नसीब कैसे हैं, मैं क्या करूँ। तू खुद ही देख ले, पति मिल गया है तो बेटा नहीं मिल रहा। अगर बेटे को हासिल करना चाहती है तो अपने पति से दूर होना पड़ेगा। वो नफी में सर हिलाकर बोली, आप ऐसा न कहें, मैं उनसे अलग नहीं हो सकती। तो फिर बेटा भी नहीं मिलेगा, आजमा कर देख ले। 2 दिनों तक और 2 रातों तक अपने पति से दूर हो जा, फिर देख बेटा खुद ही तेरे पास चला आएगा। वो परेशान होकर उसे देखने लगी, सोचने लगी। उसने पूछा, क्या बेटे को पाने के लिए पति से अलग नहीं हो सकती? सिर्फ 2 दिनों और 2 रातों की बात है। क्या 2 दिनों और 2 रातों के बाद मेरा बेटा खुद ही मेरे पास आ जाएगा? बिल्कुल, वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। 2 दिनों तक रोज सुबह सूरज निकलने से पहले तू महालक्ष्मी के मंदिर में जाएगी, वहाँ पूजा करेगी, फिर पुजारी जो प्रसाद देगा उसे खाएगी, तेरा कल्याण होगा। फिर वो उसके सर पर हाथ रखकर बोला, मैं जा रहा हूँ, मेरी पूजा का समय हो रहा है। वो वहां से पलट कर जरा दूर गया, फिर घूम कर बोला, याद रख, बेटे को पाना है तो पति से दूर होना है और हर सुबह सूरज निकलने से पहले महालक्ष्मी के मंदिर में जाना है। बेटे को पाने का ये भेद किसी को नहीं बताना है। किसी से बोलेगी तो हमेशा के लिए बेटे से हाथ धो लेगी। ये कहकर वो वहां से चला गया। कुछ दूर जाकर एक दरख्त के पीछे छुप गया। दूर ही दूर से उसे देखने लगा। उसने ये बात उसके जहन में नक्श कर दी थी कि बेटे को पाना चाहती है तो शोहर से दूर होना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए वो किसी से कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप वही करेगी जो उसे समझाया जा रहा है।
उसे पूरा यकीन था कि वो बेटे को हासिल करने के लिए पारस से और अपने तमाम मुसलमान मददगारों से दूर हो जाएगी। शिवानी वहाँ खड़ी सोच में गुम थी। इस वक्त पोरस ने आकर पूछा, तुम यहाँ खड़ी हो, बेटे को तलाश नहीं कर रही हो? मैं तो दूर दूर तक देख आया हूँ, क्या तुमने उधर जाकर देखा है? वो इनकार में सर हिलाकर बोली, तुम उधर चले जाओ, मैं पार्क के बाहर जाकर देखती हूँ। वो बोला, तुम्हारी सूरत बता रही है कि तुम फिर बेटे के लिए रोने वाली हो। देखो, सब्र और हौसले से काम लो, वो मिलेगा, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं उधर जा रहा हूँ, तुम पार्क के बाहर जाओ और वहीं मेरा इंतजार करो। वो सोच भी नहीं सकता था कि बेटे को हासिल करने के लिए उसका इरादा बदल रहा है और वो इसे छोड़कर कहीं जाने वाली है। वो पार्क के दूसरे हिस्से में अदनान को तलाश करने के लिए चला गया। ये पार्क के बैरूनी गेट की तरफ जाते हुए दिल ही दिल में कहने लगी, पोरस मुझे माफ करना, मैं 2 दिनों के लिए और सिर्फ 2 रातों के लिए तुमसे अलग हो रही हूँ। जैसे ही मेरा अदनान मुझे मिलेगा मैं उसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसने पार्क के गेट के पास आकर वहां से पलट कर देखा। अब पोरस दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। वो जल्दी से घूमकर गेट के बाहर आ गई। फुटपाथ पर आकर किसी रिक्शे या टैक्सी का इंतजार करने लगी। ऐसे वक्त वरदान ने इसके पास आकर पूछा, तू यहाँ क्यों खड़ी है? मैं आपके मशवरे पर अमल करना चाहती हूँ। ये देखना चाहती हूँ कि अपने शौहर से दूर होने के बाद बेटे को पा सकूंगी या नहीं। वो मुस्कुराकर बोला, जब तू उसे पाने के रास्ते पर चल पड़ी है तो फिर समझ ले कि 2 दिनों से पहले ही वो सुबह महालक्ष्मी के मंदिर में मिल जाएगा। वो खुश होकर बोली, आप सच कह रहे हैं? वो बोला, एक ही दिन और एक ही सुबह की बात है, आजमा कर देख ले। वैसे तू अभी कहाँ जाना चाहती है? मैं अपनी गाड़ी में तुझे पहुंचा दूंगा। वो झिझकते हुए बोली, आपके पास गाड़ी है? इसमें हैरानी की क्या बात है? क्या हमारे देश के पंडितों के पास ऐसी कार नहीं होती? मैं गरीब और कंगाल नहीं हूँ। मैं आपको गरीब या कंगाल नहीं कह रही हूँ। वो बात यह है कि आप मुझे कहीं भी पहुँचाने का कष्ट उठाएंगे। मैं तेरा बोझ उठाकर नहीं ले जाऊंगा, गाड़ी ले जाएगी, फिर मुझे कष्ट कैसे पहुंचेगा? वो मेरी गाड़ी खड़ी है। वो उसके साथ चलती हुई कार के अगले दरवाजे के पास आई। उसने दरवाजा खोला। वो अंदर आकर बैठ गई। वरदान दूसरी तरफ से घूमकर स्टीयरिंग सीट पर आ गया। फिर उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, दरअसल ये मेरी गाड़ी नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, कुछ दिनों के लिए आया हूँ, होटल में ठहरा हुआ हूँ। वैसे अभी तू अपने पति को छोड़ कर आई है, तेरा कोई ठिकाना नहीं है, अब कहाँ जाकर रहेगी? वो बोली, शाम हो रही है, एक ही रात की बात है। आपने कहा है कल सुबह महालक्ष्मी के मंदिर में मेरा बेटा मुझे मिल सकता है। मैं आज की रात किसी आश्रम में गुजार लूंगी। वो मुस्कुराते हुए बोला, आश्रम बूढ़ी औरतों के लिए मुनासिब होता है। जवान औरतों पर वहाँ के पंडितों और पुजारियों की नीयतें खराब होती रहती हैं। सारे आश्रम ऐसे नहीं होते। कौन सी जगह ऐसी होती है और कौन सी ऐसी नहीं होती, ये तू कैसे समझ पाएगी? मैं सोच समझ कर किसी आश्रम में जाऊंगी। तू चाहे तो आज की रात मेरे साथ होटल में गुजार सकती है। उसने चौंक कर सर घुमाते हुए उसे देखा, फिर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा हूँ, तुझे सहारा दे रहा हूँ, एक रात गुजारने की जगह पेश कर रहा हूँ। वो नागवारी से मुंह फेर कर विंड स्क्रीन के पार देखते हुए बोली, शुक्रिया, आप मुझे यहीं उतार दें। कार तेज रफ्तारी से जा रही थी। इतनी ही तेजी से उसने ब्रेक लगाए। कार एक झटके से रुकी तो शिवानी का सर डैशबोर्ड से टकरा गया। तकलीफ की शिद्दत से चीख निकल गई। वरदान के लिए इतना ही मौका काफी था। सर चकराते ही वो उसके अंदर पहुंचा। फिर उसने हल्का सा जलजिला पैदा किया। उसके हलक से चीख निकल गई। वो गाड़ी स्टार्ट करके उसे आगे बढ़ाने लगा। फातिहाना अंदाज में कहने लगा, तुमने अपने दिमाग के दरवाजे मेरे लिए बंद किए थे, देखो मैंने किस तरह उन दरवाजों को खोला है। तुम्हारी मदद करने वाले, टेलीपैथी जानने वाले मुझे अब तुम्हारे अंदर आने से नहीं रोक सकेंगे। वो दिमागी तकलीफें बर्दाश्त करने की कोशिशें कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता करा रही थी। आला बीबी ने उसकी जुबान से कहा, तुम इसके अंदर आकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। इसे जहाँ ले जाओगे हम वहाँ तुम्हारी मौत बनकर वहाँ पहुँच जाएंगे। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता था कि इस पार्क में पोरस उसके साथ है। तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले उसके दिमाग में आते जाते रहते हैं, इसलिए मैंने उसे वहाँ नहीं छेड़ा। इसकी ममता से खेलकर इसे उल्लू बनाया और यहाँ ले आया। अब देखो कि आगे क्या करता हूँ। उसने एक वीरान सी सड़क के किनारे कार रोक दी। फिर उसके दिमाग में जलजिला पहुंचाना चाहा तो पता चला कि टेलीपैथी जानने वालों ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाया हुआ है। वरदान उसके दिमाग में आकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। उसने अपने लिबास के अंदर से रिवॉल्वर निकालकर उसका निशाना लिया। फिर पूछा, आला बीबी, तुम अपनी मामूला की जिंदगी चाहती हो या मौत? आला बीबी ने परेशान होकर कहा, इस पर गोली चलाने की हिमाकत न करना। तुम अपने टेलीपैथी जानने वालों से कहो कि उसके दिमाग पर कब्जा जमाने की हिमाकत न करें, वरना दोनों तरफ से हिमाकतें होंगी तो ये जान से जाएगी। चंद लम्हों तक खामोशी रही। इसके बाद आला बीबी ने कहा, ठीक है, कब्जा हटा लिया गया है, तुम उसके दिमाग में आ सकते हो। वो बोल रही थी और शिवानी के जरिए आसपास के इलाके को देखकर समझना चाहती थी कि वरदान इस वक्त कहाँ है।
ऐसे वक्त शिवानी के हलक से एक दिल खराश चीख निकली। वो उछलकर तड़पते हुए सीट से नीचे गिर पड़ी। वहां भी जगह की तंगी के बावजूद इधर उधर टकराने लगी। वरदान ने दूसरी बार बड़ी संगदिली से जलजला पैदा किया। इसके बाद तो वो चीखने के काबिल भी नहीं रही, एकदम से ठंडी पड़ गई। उसकी सांसें चल रही थी लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। अदनान अर्चना के साथ अगली सीट पर बैठा हुआ था। वो ड्राइव कर रही थी और मुंबई के मुख्तलिफ शाहराहों से गुजर रही थी। ऐसे वक्त अदनान ने बेचैनी महसूस की थी। अर्चना ने पूछा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? हाँ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मेरा दिल खिंचा जा रहा है। तुम्हारा दिल किस तरफ खिंचा जा रहा है? उसने उंगली से एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर चलो। उस वक्त आशा उसके पास मौजूद नहीं थी, लेकिन अर्चना के जहन में ये बात समाई हुई थी कि वो अदनान की हर बात मानती रहेगी, उसके हर हुक्म की तमील करती रहेगी तो वो देवी माँ उससे खुश रहा करेगी। उसने जिधर इशारा किया अर्चना ने गाड़ी उधर मोड़ दी। विंड स्क्रीन के पार उसे अपनी माँ का धुंधला धुंधला अक्स दिखाई दे रहा था। वो दोनों बाहें फैलाकर उसकी तरफ दौड़ती चली आ रही थी। उसने अर्चना से कहा, अब राइट टर्न लो। उसने गाड़ी दाएं तरफ मोड़ दी। उन माँ बेटे के दरमियान ऐसा कुदरती राब्ता था कि बेटे के बगैर माँ की रूह को निजात नहीं मिल रही थी, और माँ को कोई तकलीफ पहुँचती थी तो बेटा बेताब हो जाता था। जब वो बाबा साहब के दायरे में था और दूसरी तरफ शिवानी मसाइब में मुब्तला हो रही थी, तब वहाँ भी वो बेचैन हो गया था। बाबा साहब के दायरे से भागकर माँ के पास जाने की कोशिशें करता रहा था। इन लम्हात में भी शिवानी जिस्मानी और जहनी तकलीफ से गुजर रही थी और बेटा अंदर ही अंदर तड़प रहा था। एक कशिश उसे कह रही थी कि माँ की सिमत जाना चाहिए, और वो अर्चना को उसी सिमत ले जा रहा था। वो कार ड्राइव करती हुई एक वीरान सड़क पर आ गई थी। दूर उसे एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। अदनान ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ गाड़ी रोको। उसने ठीक उस गाड़ी के सामने पहुंचकर अपनी कार रोक दी। वरदान अपने सामने एक गाड़ी को रुकते देखकर कुछ परेशान सा हुआ। सोचने लगा, ये कौन हो सकते हैं? क्या आला बीबी और उसके टेलीपैथी जानने वाले पहुंच गए हैं? उसने सीट के नीचे आड़ी तिरछी पड़ी शिवानी को देखा। वो खुद से गाफिल हो चुकी थी, पता नहीं कब होश में आने वाली थी। अभी वो ख्याल खानी के जरिए अपने अलाकारों को बुलाकर शिवानी को उनके हवाले करने वाला था। ऐसी वक्त सामने एक रुकावट आकर खड़ी हो गई थी। सामने डैशबोर्ड पर रिवॉल्वर रखा हुआ था। वो उसे लेकर कार से बाहर निकलते हुए बोला, कौन हो तुम? कार की हेडलाइट्स की रोशनी में अर्चना स्टीयरिंग सीट पर दिखाई दे रही थी। वो समझ रहा था कि आला बीबी बैठी हुई है। वो उसी तरह चुपचाप बैठी हुई थी। दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर अदनान बाहर आया तो वरदान उसे देखकर चौंक गया। वो उसे चेहरे से नहीं पहचान सकता था, लेकिन उस पर नजर पड़ते ही उस दिमाग ने चीख कर कहा, यही वो बच्चा है जिसकी तलाश में अपने पराये सब भी भटक रहे हैं। उसने डपट कर पूछा, कौन हो तुम? वो कार से बाहर आकर अपने नन्हे कदमों से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। वरदान ने दूर बैठी हुई अर्चना की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम आला बीबी हो तो फिर ये तुम्हारे भाई का बेटा अदनान है, और अगर तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले मुझे यहाँ घेरने आ रहे हैं तो इससे पहले ही मैं इस बच्चे को गोली मार दूंगा। अदनान ने कार से उतरते वक्त अर्चना से कहा था कि वो चुपचाप बैठी रहे, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। गुमसुम बैठी इस रिवॉल्वर वाले को देख रही थी। वरदान सोच रहा था, अगर ये अदनान है तो फिर माँ के साथ बेटा भी मिल रहा है। अभी अपने अलाकारों को बुलाकर इन दोनों को उनके हवाले कर देगा। उसने गोली मारने की धमकी देते हुए रिवॉल्वर का रुख अदनान की तरफ किया। अदनान उसके करीब आ चुका था, हेडलाइट्स की रोशनी में था। उसने नजरें उठाकर वरदान की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। फिर ऐसा लगा जैसे उस बच्चे की आंखें अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी हो गई हैं। वो शिवानी की आंखें थीं, वो आंखें वरदान की आंखों में उतर गई थी और आंखों के रास्ते सीधी दिमाग में घुस रही थी। वो घबराकर सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे हाथ पांव ढीले क्यों पड़ रहे हैं? उसे अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। वाकई हाथ पांव ऐसे ढीले पड़ गए थे कि रिवॉल्वर हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा था। ऐसे वक्त ताशा अदनान के पास पहुंच गई। वहां की सिचुएशन देखने लगी। फिर अदनान से बोली, तुम्हारे ख्यालात बता रहे हैं कि तुम अपनी मम्मी की तलाश में यहाँ तक आए हो। वो बोला, हाँ, इस गाड़ी के अंदर मेरी मम्मी है। वो हैरानी से बोली, ओ गॉड, क्या तुम अपनी मम्मी तक पहुंच गए हो? हाँ, ये आदमी हमारा दुश्मन है, तुम इसे संभालो, मैं मम्मी के पास जाऊंगा। वो दौड़ता हुआ अगली सीट के दरवाजे के पास पहुंचा। फिर उसे एक झटके से खोला। वहां सीट के नीचे शिवानी आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी। वो उसे देखते ही छिटक गया। उससे पहले उसने अपनी माँ को अना मैरिया के रूप में देखा था। अब उसकी माँ अलका के अंदर समाई हुई थी। ये चेहरा बेटे के लिए नया था। वो जरा देखने और समझने के लिए रुका। दिल धड़क धड़क कर कह रहा था, यही मेरी मम्मी है। इस यकीन के साथ ही माँ के पास आकर उससे लिपट कर उसे प्यार करने के लिए तड़प गया। फिर जैसे ही उसने माँ के करीब कदम बढ़ाया, ताशा ने चीख कर कहा, रुक जाओ, ये क्या हमाकत कर रहे हो? तुम मम्मी की आगोश में जाओगे तो जनाब तबरेज़ी की पेशगोई पूरी होने लगेगी। माँ के प्यार तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अब से 40 दिन बाद तुम उस प्यार करने वाली माँ से हमेशा के लिए महरूम हो जाओगे।
वो रुक गया। दिल माँ की तरफ खींचा जा रहा था, लेकिन एक कदम पीछे हट गया था। उसे यूं लग रहा था जैसे माँ के पास नहीं जाएगा तो दिल सीने से निकलकर वहां चला जाएगा। ताशा ने कहा, मैं तुम्हारे जज्बात समझ रही हूँ। तुम माँ के पास जाने के लिए तड़प रहे हो, लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा। तुमने कहा था कि अपनी मम्मी को दूर ही दूर से देखोगे और उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगते रहोगे।